हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही क्रिटिकल लेक्चर में। बिकॉज हम लोग कई बार जो बिग बैंग ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, उनको याद रख लेते हैं, बट समटाइम्स द डेविल लाइज इन द डिटेल्स एंड स्पेशली द लेसर हर्ड ऑफ ट्रीटीज जो कि ऑफन बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बनी होती है। और ऐसी ही एक डेवलपमेंट हुई है मई 2024 में विद द कमिंग इन ऑफ द ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम वीपो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर दिस, वीपो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। राइट, तो यूनाइटेड नेशंस का हमें पता है बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, इसके अंदर इनके ऑर्गन्स भी हैं। राइट, अगर हम यूएन की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए दैट ये एक अम्ब्रेला बॉडी है, राइट, एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मल्टीपल और चीजें हैं। पहली चीज तो इसके अंदर है इसके ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पहली चीज है जो हम मोर कॉमनली जो है जिनको जानते हैं, जो यूएन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हु आर द 6 ऑर्गन्स of the United Nations, which includes the General Assembly, the Secretariat, ICJ जो हमारी International Court of Justice है, the very important Security Council, the UN Economic and Social Council and the Trusteeship Council. Now apart from these 6 organs, there are also specialized agencies, right, जो कि 15 हैं and इनमें से ही एक है कौन सी? हमारी वीपो। राइट, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली थ्रू अ कन्वेंशन। Right, तो एक convention led to its establishment, which was the convention establishing the World Intellectual Property Organization. Right, 1974 में, so पहले से नहीं बल्कि later on 1974 में बेसिकली एक तरह का अग्रीमेंट हुआ जिसके थ्रू वीपो जो है ऑफिशियली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। राइट, एक बायलेटरल अग्रीमेंट के थ्रू। एंड वीपो की जो एक इंपॉर्टेंस थी, जो इसका एक जरूरी माना जाने वाला रोल था, वो ज्यादा बढ़ा स्पेशली लेट 1980s ऑनवर्ड्स when this thing called intellectual property came into vogue, especially due to the kind of pushing जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया। एंड ये हिस्सा बन गया ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए, जो गैट की नेगोशिएशंस चली थी उसका जो उरुग्वे राउंड था, राइट, उसके थ्रू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इनफैक्ट ये जो गैट के अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस चल रही थी, उसका इंपैक्ट इंडिया में भी देखा गया था जब बैंगलोर के अंदर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी बाय अ नंबर ऑफ फार्मर्स एटसेट्रा अगेंस्ट व्हाट वाज सीन एज एन एनक्रोचमेंट ऑन देयर राइट्स, ऑन देयर नॉलेज, एंड दिस हैज प्रूवन टू बी ट्रू इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। अब ये जो वीपो है बेसिकली 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज को गवर्न करती है, पर्टिकुलरली दोज विच डील विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। इसको गवर्न करने के लिए एक जनरल असेंबली एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जो कि बेसिकली पॉलिसी मेजर्स एक्सेट्रा जो है वो बताती हैं। एंड एक जो हेड कर रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट इज द वीपोस चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हु इज द डायरेक्टर जनरल। Now very importantly, मई 2024 में वीपो अपनी एक डिप्लोमेटिक कन्वेंशन में एक नई ट्रीटी को अडॉप्ट किया, विच इज द ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसे हम अब इस पूरे ये जो टर्म्स है जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को इस फ्रेज के थ्रू जो है रेफर करेंगे। Now very importantly, जैसे कि हमने बात की, सिंस इट्स वेरी इनिशिएशन ही ये कॉन्वर्सेशंस चलती जा रही थी, एंड स्पेशली जब ट्रिप्स जो है केम इनटू बीइंग अंडर द यूनाइटेड नेशन, सो आपका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करने के लिए जब ये पूरा अग्रीमेंट निकल के आया, उस दौरान से इस ऐसी एक
ट्रीटी की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो WTO के तहत अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आने से ही जो पर्टिकुलरली हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन्होंने ऐसी एक ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को सेफ गार्ड या सम फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग के लिए एक ट्रीटी बनाने के लिए काफी पुश किया था। 20 साल से चलता जा रहा था, एंड देयरफॉर दिस ट्रीटी कमिंग इनटू बीइंग is being regarded as a major move as far as the global south is concerned. अब क्या पर्पस है इस ट्रीटी का, है ना, हम बोल रहे हैं बहुत जरूरी थी, बट क्यों जरूरी थी? बेसिकली अब सबसे मेन पर्पस है इस ट्रीटी का टू चेक द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है थ्रू पेटेंट्स, विच इज कॉल्ड बायोपायरेसी. Now biopiracy is a term which is commonly used. In fact, in your 12th NCERT also this will be available. Biopiracy को check करने के लिए this treaty has come into being. Now what happens with biopiracy? Basically what happens is that bioresources, the resources which are available all around us, right? These can be in various forms. These can be in the form of genetic material that exists, some form of plants that exist, herbs that exist. So various forms में ये हमारे आसपास exist करते हैं. Now what happens that these bioresources which are a part of traditional knowledge which have been passed down from generations after generations, right? So there might not be published studies on them, but they are a part of our ancient wisdom. They are a part of our traditional culture, and therefore in oral culture they have been repeatedly passed on from one generation to the other. Now what is wrong is in biopiracy that these bioresources are exploited, misappropriated and patented by organizations like the multinational corporations without proper authorization, without giving due credit or without sharing due resources with the communities who have been the original holders of these traditional knowledge, right? And इस exploitation को हम क्या कहते हैं? इसे हम biopiracy कहते हैं, right? Why? Because they end up saying that these bioresources or the components that are associated with them, right, it is us who have been able to discover their uses, or we have been able to innovate an extraction or purification method that is very novel, and therefore we have some form of patent rights on them. In fact, the most basic of bioresources around us, अगर हम इंडिया में ही देखते हैं, इनके ऊपर, इनकी पेटेंटिंग के ऊपर लेके बहुत मेजर डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ टर्मरिक जिसके अंदर कर्क्यूमिन होता है, नीम, बासमती राइस etc. In fact, a number of activists, including the very prominent green activist, green feminist Vandana Shiva has time and again stated this, that biopiracy is biological theft, जिसके through repeatedly MNCs and the global north have looted the indigenous communities of the global south. Now, as I have said, that these genetic resources can include a plethora of things, including plant materials, animals, microbials and even digital genetic origin, right? तो इनके जो आप genetic sequence होते हैं उसको भी एक genetic resource के अंदर गिना जाता है. Now very importantly, under this treaty, the applicants who are filing for patents, right, that we have invented something based on genetic resources or some such innovations which are in any way related to traditional knowledge, now these applicants are required to disclose the country of origin of those resources or of the indigenous local community. So basically इन्होंने क्या कहा, that fine, right, you might come up with an innovation that is related to some sort of genetic resources or traditional knowledge that was prevalent in some community, indigenous community, or in some country in the global south. That may be the case, right? But what do you have to do? That when you file these patent applications, you have to very openly state that this knowledge
which say I am trying to better or I am trying to come up with a better extraction process. This knowledge has been taken or derived from this particular community or this particular country, right? So आपने state करना है कि क्या resource है आपकी उस traditional knowledge का. Next up, the traditional knowledge which is associated with genetic resources, which is passed down as a form of oral culture from generation to generation. They said that this can be used in the development of inventions that will be subject to patent protection. तो इन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो खुद पेटेंट है, मतलब उसके ऊपर बेस करके आप कोई और अगर चीज इन्वेंट करोगे तो आप उसको पेटेंट नहीं कर पाओगे. नहीं, उन्होंने बोला आप पेटेंट कर सकते हो, पर पहली चीज आपने ओपनली डिस्क्लोज करना है, वेरी ट्रांसपेरेंटली, कि आपने ये सोर्स कहां से किया है. एंड सेकेंडली, अगर आप उसके बेसिस पे एक और कोई नॉवेल टेक्निक बना देते हैं, बट एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नया प्रोसेस बना देते हैं, तो यू कैन सब्जेक्ट दैट टू पेटेंट प्रोटेक्शन, राइट? दैट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अंडर वीपो एंड दिस ट्रीटी. Next, very importantly, these disclosures, whatever you're disclosing that कहाँ से मैंने source किया traditional knowledge and how I am say making it better और इसके basis पे मैंने क्या invention किया है, you have to enable the public or national biodiversity authority. तो आपकी various countries के अंदर जो national authorities हैं इस purpose के लिए बनाई गई, they can check whether the patent applicant उन्होंने ये जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो एज पर द नेशनली डिफाइंड, जो भी आपका कोई एक लॉ हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉ हो सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत क्या आपने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजंस को लागू किया है या नहीं. सो से इंडिया के अंदर कोई भी अगर लॉ है और आपने इंडिया से ये जेनेटिक रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज यूज की, जिसके बेसिस पे अब आप एक पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आपने जब इसको निकाला फ्रॉम द कंट्री, क्या आपने सही तरीके से इसे एक्सेस किया? एंड से अगर आपने किसी इंडिजिनस कम्युनिटी से ये नॉलेज ली है, आपने क्या बेनिफिट शेयरिंग उनके साथ की है, राइट? किसी सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू और द प्रॉफिट फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव इन्वेंटेड और पैटेंटेड, लाइक विल दैट फ्लो टू द कम्युनिटी, राइट? व्हाट हैज बीन द बेस ऑफ दैट? दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल बी लुक्ड एट, राइट? तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल ट्रीटी मानी जा रही है in underlining the importance of this traditional knowledge and genetic resources. Now ये क्यों जरूरी था, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा है, इसे मैं बताना चाहूंगी फ्रॉम अ स्टोरी, राइट, विच इज आवर नीम स्टोरी, एंड किस तरह से इससे जुड़ा है एक बहुत ही पेचीदा केस. ठीक है, तो ये जो कहानी है शुरू होती है 1994 के अंदर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेके बहुत बड़ा दबदबा बन रहा था. अब हमें पता है ट्रेडिशनली, राइट, बच्चे बच्चे को पता है इंडिया के अंदर कि किस तरह से नीम एक कितना इंपॉर्टेंट ट्री जो है माना जाता है. ठीक है, एंड इनफैक्ट इंडिया के अंदर एक बहुत ही लॉन्ग रनिंग ट्रेडिशन है ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड जो हमारे आसपास नेचुरल मेडिसिन जो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें पता है. अब नीम ट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ माना जाता है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नीम के जितने फायदे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हम कहते हैं नीम एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ से लेके पत्ते तक हर चीज जो है बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज की जा सकती है. नाउ व्हाट हैपेंड दैट इन 1994 यूएस के अंदर एक बेस्ड कंपनी थी. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी. नाउ देयर वाज अ पेटेंट व्हिच वाज फाइल्ड फॉर नीम बाय दिस कंपनी कॉल्ड WR Grace एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USA. एंड ये कहां पे फाइल किया गया? विद द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस. अब पेटेंट ने क्या कहा? पेटेंट ने बोला इट वाज विद रिस्पेक्ट टू अ बायोपेस्टिसाइड दैट दे क्रिएटेड इंक्लूडेड नीमिक्स, राइट, जो कि फूड क्रॉप्स पे यूज किया जा रहा था. नाउ दे सेड दैट वी हैव डिवाइज्ड दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फंजाई ऑन प्लांट कंप्राइजिंग ऑफ कॉन्टैक्टिंग, जब आप फंजाई को ट्रीट कर रहे हैं विद अ नीम ऑयल फॉर्मुलेशन. नाउ द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड,
a legal opposition was filed by the government of India that listen, this isn't something new. The neem tree is legendary. हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे potent compounds हैं, इसमें से एक सबसे important compound है which is a chemical, right? एक chemical जो कि इसकी seeds में भी मिलता है जिसे हम कहते हैं azadirachtin. ठीक है, it can be pronounced in a number of ways, but this is the chemical which is found in the neem seeds, right? Now they said that this is something that we've known forever and ever, and the government's opposition to this patent was also supported by a number of other organizations, including New Delhi based this very important organization called Research Foundation for Science, Technology and Ecology, and Vandana Shiva जिनकी मैंने बात की थी, वंदना शिवा, डॉक्टर वंदना शिवा इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. And then very importantly, they were also supported by the International Federation for Organic Agriculture Movements as well as European Parliament की एक green member थी by the name of Magda Elvet, right? She is also someone who came completely in support of what India's claim was against this patent which was being filed by the Department of Agriculture and W.R. Grace. Now they argued that listen, these capabilities of the neem tree and the fact that it can be used as a fungicide, this isn't something new. In fact, it's been a part of India's traditional knowledge for years and years. राइट, इनफैक्ट हम उनका यूज भी करते हैं कि किस तरह से लोकल कम्युनिटीज जो हैं, हमें पता है नीम की दातुन बना के अपने दांत जो है उन्हें साफ करते हैं. सिमिलरली लोकल कम्युनिटीज इसको एग्रीकल्चर में भी इंसेक्ट एंड पेस्ट रिपेलेंट की तरह कब से यूज कर रही हैं, मेडिसिन की तरह, कॉस्मेटिक्स की तरह हर जगह जो है इसे यूज किया जा रहा है. तो ये इनफैक्ट इंडिया के अंदर तो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, 2000 साल से ये ट्रेडिशनल नॉलेज थी. इनफैक्ट इसी के चलते हुए व्हेन वी लुक एट इंडिया के अंदर नीम के पेड़ को सर्व रोग निवारणी बुलाया गया है. सर्व रोग निवारणी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी है, हर बीमारी का एक इलाज है क्या, ये नीम का पेड़. इनफैक्ट इवन इन उर्दू टेक्स्ट इट हैज बीन रिगार्डेड एज व्हाट वी कॉल शजार ए मुबारक, जिसका मतलब है ब्लेसेड ट्री है ये. वंदना शिवा यही पॉइंट आउट करती हैं दैट व्हेन वी लुक एट द रिसोर्सेज एट द ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उपविनोद इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली क्या हुआ है, इस टेक्स्ट का नाम है उपावना विनोद, राइट, जो कि एक एंशिएंट संस्कृत ट्रीटी है. इसके अंदर जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, यहां पे नीम को साइट किया गया है एज अ क्योर फॉर एवरीथिंग. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इन द यूएसए, राइट, ट्रेडिशनल नॉलेज जब तक रिटन टेक्स्ट, अब ये सब चीजें तो बाद में, क्योंकि अब ये संस्कृत में है तो ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है बाकी के पेटेंट ऑफिसर्स को, वो इसको पढ़ नहीं पाते क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज में है, राइट. तो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, एंड अगर टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था तो यूएस के अंदर क्या था, यूएस के अंदर ये आइडिया था कि देखिए प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज हो भी, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, बट द थिंग इज कि अगर ये किसी जर्नल में पब्लिश नहीं है तो हम इसे एज प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इवन इफ इट हैज बीन ट्रेडिशनली नोन फॉर years and years. तो now the government of India and all these organizations had to strengthen their fight, एंड इन्होंने ये वेरियस एंशिएंट टेक्स्ट निकाले, उनकी ट्रांसलेटेड मीडियम जो है उनको आगे रखा. 2000 के अंदर ये जो पैटेंट था इसे रिवोक कर लिया गया, एंड 2005 में फाइनली यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने डिसमिस कर दी. इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की गई थी बाय WR ग्रेस. ईपीओ ने फाइनली 2005 में ये जो अपील भी फाइल की गई थी इसे भी रिजेक्ट कर दिया, राइट. ईपीओ ने बोला कि कोई नॉवेल्टी नहीं है, कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, राइट, कुछ और चीज नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी आर रिवोकिंग दिस पैटेंट नाउ. एंड इनफैक्ट सेवरल इयर्स तक भी, टिल वेरी रिसेंट ऑल्सो, बहुत सारे यूएस के पैटेंट्स जो थे ऑन नीम बेस्ड इमल्शंस एंड सोल्यूशंस, इसे टिल वेरी रिसेंटली भी हटाया गया है.
ठीक है, तो अब ये एक तरह के एक एग्जाम्पल बन जाता है कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज को। एंड इनफैक्ट ये ऐसी ही चीज पहले भी यूज की गई है। मैंने आपको टर्मरिक का भी एग्जाम्पल दिया था। तो टर्मरिक पाउडर हमें पता है, हम सबको पता है, कॉमन नॉलेज होती है कि इंडिया में फूड इंग्रेडिएंट प्लस मेडिसिन की तरह माना जाता है, राइट। इसे एक नेचुरली अकरिंग एंटीबायोटिक जो है इसकी तरह भी रिगार्ड किया जाता है। एंटी पैरासिटिक है ये, एंटीसेप्टिक है ये, राइट। इनफैक्ट प्लांट के इन्फेक्शंस के ऊपर भी हम कहते हैं कि आप जो है हल्दी लगा दीजिए। तो एक बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड हर्ब जो है ये माना जाता था। 1995 में यूएस ने क्या किया, अवार्ड कर दिया पेटेंट ऑन टर्मरिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी का मेडिकल सेंटर कि इनकी जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है ये इन्होंने निकाली है, राइट। एंड क्या था, ये जो यूज ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या टॉपिकल फॉर्म में हो फॉर वुंड हीलिंग, उसका एक एक्सक्लूसिव राइट जो है इन्हें सौंप दिया गया। देन अगेन इंडिया के जो इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, दे हैड टू कम इन, राइट। उन्होंने फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस कि देखिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कब से यूज ऑफ टर्मरिक हर हाउस होल्ड में यूज किया जा रहा है। वुंड हीलिंग के लिए भी 32 के अराउंड रेफरेंसेस जो है इनको दी गई, संस्कृत, उर्दू, हिंदी के हमारे टेक्स्ट से निकाल के, जिसके बेसिस पे फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेटेंट ऑफिस था उन्होंने रिवोक किया पेटेंट, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो हैं एग्जिस्ट करती है जिसके कारण इस प्रकार की ट्रीटी ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज जरूरी हो गई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल लॉज, राइट। बिकॉज अब उन्होंने भी क्या बोला है कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपने जो सोर्स की है ट्रेडिशनल नॉलेज, दैट इज एज पर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं एट द नेशनल लेवल एज वेल। तो इंडिया में क्या सिनेरियो है, 1970 में ही इनफैक्ट इंडिया का इंडियन पेटेंट एक्ट निकल के आ गया था। However, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है एग्जैक्टली प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। ट्रेडिशनल नॉलेज वी अंडरस्टैंड, बट बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज इन इटसेल्फ, राइट, अगर हमारे घरों में ये चलती जा रही है, हमारी दादी नानी ने हमको ये सब बताया है, इन इटसेल्फ इसे एक इनोवेशन नहीं माना जाता, ठीक है। तो मतलब आप ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे बस आके इस पे पेटेंट नहीं करवा सकते हैं एज पर सेक्शन 3P ऑफ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। अब अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है तो अब हम क्या करें। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होने लगी 1980s में, 1990s के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है निकल के आने लगे। तो इंडिया में ये रियलाइजेशन भी हुई, स्पेशली आफ्टर द ट्रिप्स और ज्यादा रियलाइजेशन बढ़ गई, जिसके चलते हुए 2002 में इस इंडिया के पेटेंट्स एक्ट को अमेंड किया गया। And now under section 25 and section 64, the act makes it mandatory that the patent applicant has to disclose the source and the geographical origin of the biological material in specification when used in an invention. That in an invention, if you're using certain genetic resources or traditional knowledge, you have to disclose that where exactly did this emerge from which say local community or some tribal community or some indigenous ancient text, you have to fully disclose it. Further, if you fail to do the same or if you give a wrongful disclosure, incorrect disclosure, this can become a ground for revocation of the patent. साथ ही साथ में ये कहते हैं that this also constitutes a ground for pre or post grant opposition of patents on the ground कि आपने complete specification के अंदर disclose नहीं किया है या फिर wrongly mention किया है the source or geographical origin of the biological material that you have used in your invention, right? This again has been clearly stated in the Patent Act. Then very importantly, apart from this legislation, India also realized that एक main problem क्या थी, that because our traditional knowledge say existed in ancient texts which are only available in local languages and could not be accessed by patent offices across the world, therefore this could lead for wrongful patent applications which had happened in case of turmeric, neem, and it could happen in the future as well.
Therefore, इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया एक नॉवल तरीका अपनाया, one of the first such initiatives globally to protect the traditional knowledge. And this came in the form of the traditional knowledge digital library. Right? ये जो traditional knowledge digital library है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बन गई है ऑफ इंडिया का जनरेशन से चली आ रही ट्रेडिशनल नॉलेज. एंड दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया का CSIR एज वेल एज हमारा जो डिपार्टमेंट फॉर आयुष है उसके बीच में इन्होंने ये एक कोलैबोरेशन की हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसे बनाने के लिए. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि देखिए हमारे ऑलरेडी ये जो डाइवर्स डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, ठीक है, सिद्धा हो गया, सोवा हो गया, इन सब के अंदर ये सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती है. बट अगेन किस में है, लोकल लैंग्वेजेस में. कौन कौन सी लैंग्वेजेस, संस्कृत में है, हिंदी में है, अरबिक में है, उर्दू में है, तमिल में है. तो अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इन्हें इन्होंने ट्रांसलेट करके अवेलेबल कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ दिस डिजिटल लाइब्रेरी इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश. Very importantly, this now helps examiners of the patent office to search for any information regarding substances or practices जब वो patent grant कर रहे हैं, or they can dismiss such a patent also if the substance of practice already exists, which is now available through the traditional knowledge digital library. Right? तो basically if someone files a patent कि हाँ जी मैंने एक नॉवल तरीका अपनाया है, सपोज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज से मैंने इंडिया के इस टेक्स्ट से उठाई थी जो कि अब लोकल कम्युनिटीज भी यूज कर रही हैं. नाउ जब पेटेंट ऑफिस के अंदर पेटेंट ग्रांट करना होता है वो एक इन डेप्थ रिसर्च करते हैं अक्रॉस जर्नल्स एंड अदर टेक्स्ट जो कि अवेलेबल है कि कहीं और ऐसी चीज ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन अ डिजिटाइज्ड इजीली एक्सेसिबल रीडेबल फॉर्म इन वेरियस लैंग्वेजेस, any of these patent officers will get to know that ओहो ये तो ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉलेज का हिस्सा था, से सो एंड सो देश में, इंडिया के अंदर था, सो एंड सो कम्युनिटी में, एंड अगर उन्होंने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है तो इनका पैटर्न जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है जो कि इंडिया ने उठाया. Now, while this treaty is very important, various civil society organizations have also pointed out certain flaws in the treaty. Firstly, they say that this basic treaty proposal जो है ये compulsory mandatory नहीं बनाता है to disclose the country of origin or the source of genetic resources if the patent application uses genetic resources in the non-physical form. तो अगर कहीं का डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, अगर जेनेटिक सीक्वेंस यूज कर लिया है जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बट सिर्फ एक डिजिटल सीक्वेंस है, तो आपको फाइल पहले डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अगर आप एक फिजिकल फॉर्म में जेनेटिक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, सिर्फ तब आपने डिस्क्लोज करनी है कंट्री ऑफ ओरिजिन, विच इज अ मेजर लैकिंग. Then they said that the provisions of the treaty also prohibit the patent office from verifying the information provided through the disclosure. That the patent office will not go ahead and verify it. कोई उनके अगेंस्ट कंप्लेन आती है तब देखेंगे. Last but not the least, it also prohibits the revocation of the patent on the ground of failure or wrongful disclosure. तो गलतियां हो सकती है, सिर्फ अगर आप ये प्रूव कर सके दैट दिस डिस्क्लोजर जो रॉन्गफुली किया गया था वाज विद अ फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट. राइट, आपसे फ्रॉड करने के इंटेंट से झूठ बोला गया था, अगर आप इसको प्रूव कर पाए सिर्फ तब रिवोक किया जाएगा ये जो पैटेंट है. राइट, तो इसको कहा जा रहा है दैट व्हाइल ग्लोबल साउथ में हैव वन समथिंग बट एक्चुअल में इन एक्टिव डी फैक्टो ये ट्रीटी उनको सच में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने देने चाहिए वो नहीं कर पाएगा. इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि यूएस से बहुत प्रेशर आया था टू रियली वाटर डाउन द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी, एंड अ नंबर ऑफ दीज एक्टिविस्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर गिविंग इन. अब आपका क्या कहना है इस ट्रीटी पे, ये कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें फ्लॉज हैं, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो. वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप PSIR की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज है अबाउट हाउ टू गो अबाउट द सेम, 28 जून को एक फ्री
बिगिनर्स वर्कशॉप, एक्सटेंसिव लाइव वर्कशॉप कराई जाएगी मेरे द्वारा। आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी वेबसाइट पे जाके। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच 4 जो है लॉन्च हो गया है। आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप अपार्ट फ्रॉम द डिटेल लेक्चर्स दैट वी हैव, द करंट अफेयर्स लेक्चर्स दैट वी हैव, द टेलीग्राम ग्रुप, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दैट वी हैव, अगर आप अपने आंसर्स को चेक भी कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते तो हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स है, करवाना चाहते हैं तो विद इवैल्यूएशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आप हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है ले सकते हैं। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है या फिर दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ऑलरेडी थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है बट current affairs of PSIR are something that you cannot deal with, you can join our current affairs only course. Last but not the least, अगर आप आंसर राइटिंग को कॉन्स्टेंटली करना चाहते हैं, PSIR हम बात करते थे, ऑप्शनल की क्या कुंजी है? ऑप्शनल की कुंजी है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने एक क्रैश कोर्स निकाला है जहां पे हम इन डेप्थ 10 साल के PYQs जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, प्लस उनके बेस पे वीकली टेस्ट्स भी होंगे एंड साथ ही साथ में कांस्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप अपने ये PYQ बेस्ड टेस्ट्स चेक करवाना चाहते हैं, आप विद इवैल्यूएशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद ही सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप विदाउट इवैल्यूएशन का हिस्सा बन सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।